सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहूँगी। हम ये बात करेंगे कि महंगाई का जिन जो बेकाबू हुआ है, अब महंगाई को ख़त्म किया जाएगा या फिर गरीबों को ख़त्म करने की पॉलिसी पर हुकूमत अमल पैरा है। पहले पेट्रोल महंगा हुआ, फिर चीनी, फिर आटा और नाजरीन अब तो सभी कुछ महंगा होता नज़र आ रहा है। अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान पर हैं और ये इजाफा पिछले एक माह के दौरान शदीद हो चुका है। जून और जुलाई की अगर हम बात करें तो उसके दरमियान अचानक जिस तरीके से हर शय महंगी हुई, ये लग रहा है कि इस मुल्क से गुर्बत ख़त्म हो या नहीं, लेकिन गरीब ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। सूरत हाल इंतहाई संगीन है और कोविड के दरमियान बंदिशों और मुआशी हालात ने उसे मज़ीद बदतर बना दिया है। इस सूरत हाल है क्या और कौन सी चीज़ किस भाव पर मिल रही है? दिल्ली को आप लोगों ने वोट दिया तो क्या सोचा था कि तब्दीली ऐसी आएगी? किसी ने भी सोचा नहीं था कि महंगाई का सुनामी आवाम के अरमान बहा ले जाएगा। ये सब हो क्या रहा है? अवामी हुकूमत के बुलंदो बांग दावे करने वाली पीटीआई कुछ नहीं कर रही। क्या यही तब्दीली थी जिसका वादा किया गया था? बहुत सारे दावे थे, वादे थे। ये कहा गया था कि हम रोज़गार देंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, घर बनाएंगे और हम बहुत सारे ऐसे मंसूबे लेकर आएंगे कि आम आदमी का भला होगा। ये मंसूबे जिनकी बातें की गई थी वो अभी कागजात में भी हमें कहीं नज़र नहीं आते। अगर हम महंगाई की बात करें, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, ये सब कुछ कोविड-19 के ही हम खाते में ये सब चीज़ें डाल सकते हैं। कोविड की वजह से ही महंगाई हुई, क्या वाकई ऐसा ही है? अगर हम बात करें कि हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं भारत और बांग्लादेश, उसके मुकाबले में हमारे यहाँ महंगाई कम है। जैसा कि हमारे हुकूमती वज़रा कहते हैं बढ़ती हुई महंगाई है। हमने आपको थोड़ा कंपैरिजन भी दूसरे ममालिक से दिखाया कि शरह क्या है, पाकिस्तान में क्या शरह है, भारत में और इस तरह बांग्लादेश में। लेकिन पाकिस्तान में अगर महंगाई सिर्फ 2 माह के अरसे में इतनी बढ़ गई है तो इसके पीछे मुहरकात क्या हैं, ताजर क्या समझते हैं और ताजरों को क्या मुश्किलात हैं? कोविड की वजह से लॉकडाउन हुआ, उसमें वो भी खासे परेशान हमें नजर आए थे। हमारे साथ मौजूद है कराची ताजिर इतिहाद से अतीक मीर साहब। बहुत शुक्रिया मीर साहब। जो सूरत हाल अभी रही, कुछ महीने में ज़ाहिर लॉकडाउन रहा, उसके बाद लॉकडाउन कुछ खुला पार्शली, अभी भी सूरत हाल को इतनी बेहतर तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, ताजरों के जहन में क्या आता है कि क्या वजह है इस बढ़ती हुई महंगाई की? 1 महीने के अंदर इतनी महंगाई हुई है। जी अतीक मीर साहब। अतीक साहब हमारे साथ, लेकिन ये सूरत हाल पूरे मुल्क में ही है और हमने ये सूरत हाल जब से ज़्यादा ख़राब होती हुई देखी, जब से कोरोना वायरस की सूरत हाल आई, उसके बाद बजट आया तो जो जिस तरीके का बजट था और जीडीपी जो थी वो माइनस में थी, तो यही कहा गया कि ये तमाम तर सूरत हाल कोविड की वजह से है। लेकिन सवाल आज हम यही उठाएंगे कि क्या सारा ही इल्ज़ाम हम कोविड को दे सकते हैं? क्या ये ठीक होगा? अगर पूरी दुनिया की मईशत ख़राब हुई तो हमारी मईशत तो पहले ज़बूआली का शिकार थी, लेकिन ज़बूआली का शिकार मईशत को मज़ीद नुकसान के सिर्फ कोविड ने पहुंचाया या हुकूमत के गलत फैसलों ने? क्या हुकूमत की पॉलिसियाँ बेहतर और हो सकती थी? क्या हम डॉलर को बढ़ने से रोक सकते थे या रोक सकते हैं? जो मनमाना इजाफा किया जा रहा है, बाबर वज़ीर आज़म कहते हैं कि माफिया कर रहा है, तो वो माफिया कौन है जिसने रातों रात पेट्रोल की कीमतों में अपना मनमाना इजाफा किया? रातों रात ये समरी जो है वो पास हो गई और पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई। इसका असल फ़ायदा किसको होता है? जब चीनी महंगी होती है तो असल फ़ायदा किसको पहुंचता है? जब आटा महंगा होता है तो उसका फ़ायदा असल किसको पहुंचता है? इस तरीके से जब पेट्रोल महंगा होता है और दीगर अशिया खुर्दनोश महंगी होती हैं तो उसका असल फ़ायदा कहाँ जा रहा होता है? ये किसकी जेबों में जा रहा होता है? असल फ़ायदा उठा कौन रहा होता है? उसामा गाजी हमारे साथ हैं, सीनियर एंकर पर्सन, उनसे बात करते हैं। उसामा, बहुत सादे से सवालात में उठा रही हूँ, क्या आपको लगता है कि इनका सवाल ये इन सवालों के जवाब हुकूमत दे सकती है? 1 महीने के अंदर अंदर जिस तरीके की महंगाई हुई है, क्या सारा इल्ज़ाम इसको हम कोविड के ज़िम्मे डाल सकते हैं? देखिए सुमैया, आपने बड़ा अहम सवाल किया और असल वजूहात की तरफ आपने इशारा किया है। हुकूमत ही कैसे रोकेगी ये कार्टेलाइजेशन या ये जो अशराफिया जिनका गठजोड़ है, इनको कैसे रोकेगी? जब मैं मिसाल आपको देता हूँ नैब की, अब नैब में कमीशन है कि जो नैब के कवानीन हैं उनमें तब्दीली के लिए जिसने काम करना है, वो 24 रुकनी कमेटी है, उसमें ज़्यादातर वो लोग वो हैं जिन पर नैब के केसेस हैं जी। तो वो क्या कानून साजी करेंगे? इसी तरह से आप कार्टेलाइजेशन को कैसे आगे पीछे हर तरफ कार्टेल्स के रिप्रेजेंटेटिव बैठे होंगे।
अगर तेल का, पेट्रोल का एक माफिया मुल्क में है तो उसका एक अहम तरीन रुकन आपके साथ बैठा हो। अगर मुल्क में सीमेंट का माफिया है तो उसका एक अहम रुकन आपके साथ बैठा हो। आटे का माफिया है तो उसके लोग आपके साथ हों। चीनी का माफिया है तो माशाल्लाह असेंबली में आधी तादाद ही उनकी हो। यानी टोटल जितने हमारे सियासतदान हैं, कम से कम उनमें से 50% ऐसे हैं कि जिनका बराह रास्त किसी ना किसी तरह से ये चीनी के हवाले से कोई ताल्लुक है, या उनकी अपनी या उनके रिश्तेदार की शुगर मिल्स हैं। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं? कोई अपने पेट पर लात नहीं मारता, ना मारने देता है। वो हुकूमत में आते किस लिए हैं? वो इतना पैसा, करोड़ों रुपया कैसे लगाते हैं, उसके बाद फिर अरबों रुपया कमाना होता है। यानी ये चीनी या आटे की 1 रुपए किलो कीमत जब बढ़ती है तो आप सोचे कितने करोड़ों रुपया, अरबों रुपया इन लोगों की जेब में जाता है। इनको कोई कैसे हाथ डालेगा जब कानून बनाने वाले ये होंगे, जब कानून पर अमल दरामद करवाने वाले ये लोग होंगे, तो फिर कैसे होगा? ये हमारे यहाँ का अलमिया है कि यहाँ से वो अंग्रेज़ जो आए थे और उस वक्त कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई, खून चूसा यहाँ पर लोगों का, गुर्बत इतनी यहाँ पर बढ़ी। उससे पहले ये खित्ता दुनिया के तरक्की याफ्ता कह लें खुशहाल तरीन इलाकों में से होता था, और यहाँ पर फिर इतना टैक्स लगाया, यहाँ से सारी दौलत बाहर ले गए। ये लोग भी कार्टल्स आज भी उन्हीं के लेकिन उसामा ये कैसे हो रहा है? ये तो नया पाकिस्तान है। 2 साल पहले जब वोट दिया अवाम ने, तो तब्दीली सरकार को वोट दिया अवाम ने, इस उम्मीद पर वोट दिया था कि अब कुछ बहुत अच्छा होगा उनके लिए। ये जो वादे दावे किए गए थे ये पूरे किए जाएंगे। खुद इमरान खान साहब कहते थे कि बेहतरीन मुआशी टीम लेकर आऊंगा। आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। जब वही लोग बिठा दिए जाएंगे उस इदारे में जिनका अपना ही मफाद होगा, तो फिर आवाम को फायदा कैसे होगा? ये तो नया पाकिस्तान था ना। बहुत जबरदस्त सवाल। देखिए, वही लोग होते हैं सुमैया, ये सियासतदानों की एक क्लास है। आप मुझे बताएं कि क्या, अच्छा इमरान खान का आप कह देंगे जी वो एक बिल्कुल क्रिकेटर, उधर से आ गए, कोई उस तरह का सियासी बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर सियासतदानों की क्लास है। या खानदानी तौर पर होते हैं, या पैसा आपने बहुत कमा लिया है, आप जागीरदाराना तरीके से, बरादरीज़म के तरीके से आप ऊपर आ जाते हैं। फिर आप क्या करते हैं? सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकी जाती है, एक धुआं होता है, एक फ्रेब होता है, एक धोखा होता है कि जनाब, ताकि लोगों के अंदर ही शऊर। आप मुझे बताएं कि लोग जब बेदार होने लगेंगे, क्या ये पीपल्स पार्टी के दौर में महंगाई, हर दफा आप देखिए नून लीग के दौर में, क्यों जब लोग परेशान होते हैं तो लोग कहते हैं क्या हम करें, किस तरह, अच्छा जनाब ये तब्दीली आई है, अच्छा वो ये एक हमारे पास चांस है। इसलिए लोग आमरीत को, मुशर्रफ साहब उनको बर्दाश्त करते हैं। फिर उसके बाद मुशर्रफ साहब उन्हीं लोगों को अपने साथ मिलाते हैं, उनकी मजबूरी होती है, अगर उन्होंने हुकूमत में रहना है या उन्होंने ये सारी बागडोर संभालनी है तो वो फिर उसी क्लास को अपने साथ जोड़ते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, लोग तंग आ जाते हैं, तो अच्छा जी चलो जी जमहूरियत की तरफ आते हैं जी, पीपल्स पार्टी को वोट दे के देख लें, वही मामला। फिर वो कहते हैं अच्छा ये तो बड़े बेकार हैं जनाब, तबाह कर दिया, लोड शेडिंग, नून लीग को दे देते हैं। फिर लोग तंग आते हैं, कहते हैं अच्छा जी तब्दीली आ रही है। लेकिन क्या ऐसा ही है कि अब अगर इमरान खान को वोट दिया था तो क्या अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है? अब हम क्या करेंगे? अब हम इसी को मैं आगे बढ़ाऊंगी उसामा, लेकिन जो महंगाई में इजाफा हो रहा है ये कोई नया मसला नहीं है। हर दौरे हुकूमत में अवाम इसी महंगाई की चक्की तले पिसते आए हैं। किस हुकूमत में महंगाई कितनी बढ़ी और आज क्या सूरत हाल है? ज़ाहिर है ये सिचुएशन बहुत डिफरेंट हुई, खासतौर पे पेट्रोल के हवाले से जो हमने आपको बताया कि जब पूरी आर्मी मंडी में कीमतें कम हुई, माइनस में चली गई, तेल रखने के लिए लोगों के पास जगह नहीं थी। ये कहा गया कि ले लें और लेने के हमें पैसे दे दें, तो उसके समरात आवाम तक नहीं पहुँचे। उसकी क्या वजूहत थी, इस पर हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम फिर दोबारा से बात करेंगे। और इस बढ़ती हुई महंगाई के पीछे क्या असबाब हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं, अभी हमें ज्वाइन कर चुके हैं क़यादत ताजिर इत्तेहाद से अतीक मीर साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आफ्ताब जहांगीर साहब। आफ्ताब साहब, आपकी परमिशन से पहले अतीक मीर साहब से बात कर लूँ, फिर आपकी जानिब आती हूँ। अतीक साहब, जो महंगाई बढ़ रही है, ज़ाहिर कोविड की सूरत हाल आई, कारोबार बंद हुआ, जिससे आप लोगों को भी बहुत नुकसान हुआ। अभी सूरत हाल बेहतर तो हुई है, लेकिन महंगाई बहुत बढ़ गई है। इसके पीछे क्या वजूहत हैं? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि ताजिर जो होते हैं, महंगाई इतनी नहीं होती लेकिन वो अपना भी फ़ायदा देखते हैं, और जितनी महंगाई होती है उससे ज़्यादा कीमतों पर चीज़ें जो हैं वो बेची जाती हैं। क्या आपको लगता है कहीं कहीं आपका भी असर डल रहा होता है इसमें? इसमें कोई शक नहीं कि पूरी कौम एक ही रंग में रंग चुकी है और किसी शख्स को खुदा का खौफ नहीं, किसी शख्स को मुल्क की मुश्किलात का इदराक नहीं। मैं एक बात आपको बताऊं, और ये हकीकत है, इसकी कोई तरदीद कर नहीं सकता कि हर हुकूमत में ऐसे लोग शामिल हो जाते हैं जो हुकूमत का हिस्सा बन जाते हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ मकसद ही होता है कि वो अख्तियार हासिल करके अपनी प्रोडक्ट को, क्योंकि ये माफिया की सूरत है, ये लोग फिर मुस्तमत हो रही आवाम के ऊपर। अभी भी देखें, मौजूदा हुकूमत में भी जो शामिल अफराद थे
वो महंगाई का सबब बने। माजी की हुकूमतों में भी ऐसा ही हुआ। आज से 40 साल पहले भी, ज्यादा महंगाई का ताल्लुक है, 40 साल पहले भी इस किस्म का रोना रोते थे कि महंगाई ने मार दिया। अगर आप आदाद शुमार को देखें, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि असर हाजिर में जो आमदनी है उसका खरीदारी से कोई तकाबुल हो। हमेशा जब भी आपकी आमदनी घटेगी और अशिया की खरीद मुश्किल होगी तो आप महंगाई का रोना रोते हैं। वरना आज भी एक तबका है उसके लिए महंगाई कोई चीज नहीं है। लेकिन मैं ये बात कहता हूं कि ये लोग जो हुकूमतों में शामिल होकर अवाम पर शब खून मारते हैं, क्यों नहीं सियासी जमातें इस बात पर इत्तेफाक करती कि ऐसे लोगों को दर के लिए किसी भी इंतखाब से ये नाअहल करार देना चाहिए, इनका बॉयकॉट करना चाहिए। अभी मौजूदा हुकूमत में भी मैं समझता हूँ 2-4 लोगों के नामों को हुकूमत ने खुद हाईलाइट किया, पार्टी से भी साइड किया, तो ये मिसाल कायम होनी चाहिए। मैं कहता हूँ जब तक इन लोगों को सजा नहीं मिलती ये बात आएंगे नहीं। ये सिस्टम आइंदा भी चलेगा, आइंदा भी हुकूमत ये पार्टियों को सपोर्ट करते हैं, पार्टियों को फंड्स देते हैं, करोड़ों रुपए की सरमायाकारी करते हैं ताकि जब अतीक साहब आपको ऐसा लगता है, क्योंकि जाहिर है आप ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को देख रहे होते हैं, कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं ऑप्शन होता हुकूमतों के पास? जब आप हुकूमत से बाहर होते हैं तो आपको नहीं अंदाजा, जब आप बैठते हैं हुकूमत संभालते हैं और आपके पास IMF के प्लान्स होते हैं और उन्हीं प्लान्स के तहत अपनी आपको मुल्क में फैसले करने होते हैं, तो आप बिल्कुल ऑप्शन लेस होते हैं। तो आपको लगता है कि बेख्तियार हो जाती है हुकूमत, नहीं होता उसके पास कुछ करने के लिए, क्या करे वो फिर? ये आपकी बात से मैं मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ कि जिन ममालिक में दुनिया में देखिए 70 ममालिक का बेड़ा गर्क किया IMF के कर्जों ने। IMF की शराइत या सूद के कर्जों की जद में जो लोग भी आए वो फिर खुद मुख्तार नहीं रहते। अभी भी देखिए मैं समझता हूँ कि हमारे जो भी कर्ज की इक़्तिसाद हैं वो कि कुछ रीशेड्यूल हुआ 2021 या 2022 तक, मैं समझता हूँ कुछ नरमी मिली, लेकिन उसके बावजूद IMF की शराइत मौजूद है। वो उन तमाम अशिया पर कीमतें बढ़ाने के हैं जो अवाम की जरूरत है, जो महंगाई का एक सबब बनती हैं, जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत हैं, जिसमें टैक्सेशन है, जिसमें बिजली की कीमतें हैं, गैस की कीमतें हैं। आप देखेंगे तमाम तर गैर मुनसिफाना है। अभी आपने खुद फरमाया कि दुनिया भर में तारीख की कम तरीन सतह पे तेल की कीमत आई, लेकिन हमारे यहाँ हुकूमत ने तेल की कीमतें बढ़ा दी। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप ही की बात से एक सवाल है। तेल की कीमतें जब बढ़ी, जब कम हुई तो कोई महंगाई कम नहीं हुई। जो ताजिर थे, जो दुकानदार थे, उन्होंने कोई कमी नहीं की प्राइसेस में, लेकिन जब कीमतें बढ़ी तो महंगाई भी बढ़ गई, जिस पर वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया। उन्होंने कहा ये महंगाई क्यों बढ़ी है। तो जो आप लोग हैं, कभी आप लोग बैठते हैं कि आवाम को चलें, अगर हुकूमत रिलीफ कहीं नहीं दे पा रही तो हम थोड़ा बहुत कीमतों कम कर दें, या फिर आप लोग भी बिल्कुल बेबस होते हैं? देखिए, अगर पेट्रोल बिजली गैस में 5 रुपए बढ़ते हैं, मिसाल मैं दे रहा हूँ जी, तो कोशिश होती है कि हम अपनी मसनूआत को महंगा कर दें, लेकिन अगर 100 रुपए से 5 रुपए कीमत आ जाए तो इतनी बदकिरदार कौम है ये कि ये उसके बावजूद टस से मसली होती। इसकी वजह देखें, दुनिया को भी तो देखें कि इसका तरीका कार क्या है। सजा के खिलाफ अगर कोई समझता है, एहतसाब के बगैर, इनके जुर्म की पकड़ के बगैर, अगर आप एक कौम खुद दुनिया की कोई भी कौम बगैर डंडे के सीधी नहीं हुई। मैं तो कहता हूँ अयूब खान के मार्शल्लाह को दुनिया याद करती है कि लोगों ने अपने गोडाउन खाली कर दिए, लोगों ने अशिया फेंकना शुरू कर दी कि वो जब्त में ना आ जाए। एक दफा ऐसा डंडा चलाए तो सही। देखिए ठीक है मीर साहब, आपकी जो बात है ना, उससे मुझे यही समझ में आया है और आपका पॉइंट भी यही आया है कि जब तक सख्ती नहीं होगी, हमारे लॉज इतने सख्त नहीं होंगे, तो लोग जो हैं वो सुधरने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर हमारी आवाम भी ऐसी है। उसामा, क्या आपको लगता है कि फिर इसमें कानून साजी होनी चाहिए और इसमें भी जो सूरत हाल है वो देखनी चाहिए कि कोई ऐसे कानून हो, कोई ऐसी सजाएं हो कि महंगाई उस तरीके से ना हो? उसामा, एक कमेटी होती है, उसका नाम होता है प्राइस कंट्रोल कमेटी। वो हमें कहीं नज़र नहीं आती है कि कीमतों का तयन करें, क्या कीमतें हुकूमत ने रेट मुकर्रर किए हैं, क्या लोग उसी रेट पर चीज़ें बेच रहे हैं। जब हम कहीं जाते हैं ख़रीदारी करने तो ना कोई लिस्टें होती हैं दुकानदारों के पास, ना उस पर बेच रहे होते हैं। ये जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ पैसे लेती हैं और अपना काम नहीं करती, कहाँ जाता है ये, इनका पैसा कहाँ जाता है? ये इनकी जेबों में जाता है सारा।
जब ये जाते हैं तो सिर्फ इसलिए, जब ज़्यादा आप सख्ती करेंगे, अब मीडिया में आप मामला उठा रहे हैं, अच्छा जी वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस ले लिया, अब कहेंगे जाके प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ कितने का दे रहे हो भाई, बेचते रहो, अब हमारा रेट बढ़ गया और हमें ज़्यादा पैसे लगा दो, जिस तरह से करना है जो मर्जी करते रहो। अब ये सारा मामला ऊपर तक बिगड़ा हुआ है। मैं आपको चंद मिसालें देता हूँ। दूध का अब देख रहे हैं, हम स्क्रीन पर चला रहे हैं, दूध, अंडा, ये सब्जियाँ, दूध के कारोबार में कौन कौन है? जहांगीर तरीन साहब भी दूध के कारोबार में आ चुके हैं, सलमान शहबाज, हमजा शहबाज का किसी से ढका छुपा नहीं है, चौधरी फैमिली का, उनका भी दूध का कारोबार है, तो ये बड़े बड़े लोग उस कारोबार में आ जाते हैं। अच्छा, मुर्गी का आप देख लें जनाब, उसमें भी आपको जगह पर ये लोग मिलेंगे और ये गिद्धों की तरह नोचते हैं। चूंकि आप देखिए, जो कार्टल्स की बात, अभी पेट्रोल की कीमत की बात हो रही थी, हुकूमत ने क्या कर लिया, जब आपने सस्ता किया तो उसके बाद वो पेट्रोल ही गायब हो गया। इतना ताकतवर, देखिए ये जिस तरह, ये कोई अवाम का कोई माफिया है ही नहीं, अवाम की कोई आवाज है ही नहीं यहाँ पर। वही लोग आकर हर दफा हुकूमत में चेहरे वही होते हैं और बस कि जी अब तो कोई और आ गया है, अब तो ये आ गया, हम बदल देंगे। तो जब तक निजाम में तब्दीली नहीं होती, ऐसे लोग नहीं आते कि जिनके स्टेक्स इनके साथ ना हो, इस माफिया के साथ ना हो और अपने मफाद ना हो, तो जाहिर है फिर सूरत हाल तब्दील नहीं हो सकती। बिल्कुल आपने ठीक कहा। ताजिर नईम मीर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नईम साहब, आप लोगों ने एक मुहिम चलाई, हॉर्न बजाओ हुकूमत जगाओ, अपने मफादात के लिए एहतजाज भी, अपने मसाइल के लिए एहतजाज भी, लेकिन जो एक आम आदमी है, जो एक गरीब आदमी है, उनके लिए आप लोग कुछ भी हमें करते हुए नजर नहीं आते कि जब महंगाई बढ़ती है तो ताजिर कभी इस चीज़ के लिए इकट्ठे क्यों नहीं होते कि कीमतों कम करेंगे, हम जो हुकूमत इतनी महंगाई कर रही है उन कीमतों पर हम चीज़ें नहीं बेचेंगे, हम बैठेंगे, हम हुकूमत से बात करेंगे। कभी ऐसी कोई मुहिम चलती हुई आप लोगों की जानिब से क्यों हमें दिखाई नहीं देती? नईम साहब, देखिए, बात यह है कि हम ताजर भी हैं, ताजर नुमाइंदे भी हैं और बेक वक्त हम आवाम भी हैं और भी हैं। जब महंगाई बढ़ती है तो महंगाई बढ़ने के नतीजे में हम बिल्कुल उसी तरह मुतासर होते हैं, कोई आदमी होता है, लिहाजा हम बात करते हैं। जी, आपकी आवाज़ सही तरीके से मुझ तक नहीं पहुंच रही है। अकील करीम बेडी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अकील साहब, हाल अभी पैदा हुई, जिस तरीके से अभी 1-2 महीनों में महंगाई बढ़ी और जो मईशत का हाल हुआ और हुकूमत कहती है कोविड की वजह से हुआ, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि लोगों के लिए कारोबार करना मुश्किल हो गया है? महंगाई इतनी बढ़ गई है, हर चीज़ जो है वो ख़राब होती नज़र आ रही है, क्या सारा जिम्मेदार हम कोविड को ठहरा सकते हैं? नहीं, मैं सिर्फ आपको ये कहता हूँ, देखें कोविड की वजह से दुनिया की सप्लाई चेन रुकी हुई है। जो चीज, बहुत सारी चीज हम तो प्रोड्यूस करने वाले लोग नहीं ना, हमारे यहाँ तो ज्यादातर इंपोर्ट होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मिसमैनेजमेंट हुई है वीट के हवाले से, क्योंकि वीट, अब जाहिर बात है कि सिंध गवर्नमेंट ने वीट खरीदी नहीं है तो उनको शॉर्टेज आ रही है और उस वजह से ये प्राइस बढ़ रही है। तो है कि मिसमैनेजमेंट जरूर है, लेकिन ये कोई इतना सीरियस इशू नहीं है कि इसको लेके हम बैठ जाएं। ये मसला रिजॉल्व हो सकता है और गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे डिसीजन लिए हैं। उन्होंने इंपोर्ट फ्री वीट आपको अलाउ कर दी है, तो शुगर और वीट, शुगर एक्सपोर्ट होने की वजह से मिसमैनेजमेंट हुई है। वीट शायद हम लोगों ने खरीदी नहीं थी टाइमली, तो ये एक वजह हो सकती है। और सिंध गवर्नमेंट जैसे बिल्कुल ही नहीं खरीदी, जाहिर बात है कि हर पहले ये होता था ना कि गवर्नमेंट खुद खरीद लेती थी तो उनको शॉर्टेज नहीं होती थी। तो मेरा ख्याल है कि ये इम्पोर्ट हो जाएगी तो जो है इशू में दो चीजें हैं, एक तो सप्लाई चेन भी टूटी हुई है कोविड की वजह से, तो बार बार शॉर्टेज हो जाती है। तो मैं समझता हूँ ये मसला कोई बहुत बड़ा सीरियस मसला नहीं है, गवर्नमेंट इसको हैंडल कर लेगी। और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो साहब, महंगाई हो रही है, आवाम जो है वो खत्ते गुर्बत से भी नीचे आ गए हैं, 1 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं, आप कह रही हैं इतनी बड़ी चीज नहीं है? देखिए, मैं आपको जो कह रहा हूँ ना, बेरोजगारी क्यों हुई है उसकी वजह भी आपको भी पता होना चाहिए, मुझे भी पता होनी चाहिए। मैं सिर्फ उसको गवर्नमेंट के ऊपर नहीं डाल सकता ना, क्योंकि अगर मैं समझता है कि गवर्नमेंट की कोताही है तो मैं जरूर कहता गवर्नमेंट की कोताही है, लेकिन इसमें हमारी अपनी भी कोताही है। हमें भी अपने आप को डिसिप्लिन करने की जरूरत है। देखिए, इतना बड़ा लॉकडाउन हमने किया था तो लोगों को रोजगार से का इशू तो हुआ है ना, बेरोजगारी उसी वजह से बढ़ी है ना। हम अगर इसको हैंडल करते हैं और हम ये कहते हैं कि भाई आप स्मार्ट लॉकडाउन, पहले लोग उसको नहीं मानते थे, इरफान इसको अप्रिशिएट कर रहा है, पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है, तो ये प्राइम मिनिस्टर का विजन था ना। वरना प्राइम मिनिस्टर की अपनी टीम के लोग भी कहते रहे पूरा पाकिस्तान बंद कर दो, इंडिया ने बंद किया, इंडिया बढ़ता। हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम बच गए। हमें
हर चीज को बुरा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमारी इकोनॉमी भी संभल गई है, हमारे रेमिटेंस बेहतर हो गए, हमारी एक्सपोर्ट बेहतर हो गई है, इंपोर्ट की साइकिल टूटी। अच्छा, ये जो चीज आपने कही है ना, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं आप ही की बात से एक सवाल उठाना चाहूंगी। आपने कहा हमने प्रोड्यूस नहीं किया चीजों को, इंपोर्ट पे चलता है, लेकिन हमने अपना करंट अकाउंट डेफिसिट को ठीक करने के लिए इंपोर्ट को हमने 16% कम किया। जब ये सिचुएशन होती है अकील साहब, तो हम कहते हैं हमारी भी कोताही है। अब हम इसको ठीक कैसे करें? क्या है ऑप्शन, क्या है हल इसका? ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपने जब टेक्सटाइल को और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड चीजों को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो इम्पोर्टर हजरात है उनके साथ भी बैठे, उनके इशू को भी रिजॉल्व करें। आप अगर इनको ओवर इन्वॉइसिंग या अंडर इन्वॉइसिंग को खत्म करने के लिए काम बंद नहीं कर सकते, काम को जारी रहना चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क ज्यादातर बड़ी आइटम हमारी इंपोर्ट होती है, तो इसकी वजह से लोगों के पास सप्लाई चेन की वजह से मसाइल जन्म ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस वक्त इनके साथ बैठे। ये भी पाकिस्तान के स्टेक होल्डर हैं, ये भी लोगों को रोजगार देते हैं और इनके भी मसलों को हल करने की जरूरत है। और इसके लिए रज़ाक दाऊद साहब को एक्शन में आना होगा, क्योंकि अब वो बैठ के पाकिस्तान में हम काम नहीं कर सकते। जिन जिन बंदों के इशू है उनको आप उठाए। पिछले दिनों चैम्बर में भी मीटिंग हुई थी, वो यही कह रहे थे कि भाई सिर्फ पाकिस्तान में एक्सपोर्ट तो नहीं है, बाकी जगहें भी है। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन मामलात को हल करें। आप ये बात कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन हमें वो बात करनी चाहिए जो सही हो। आपकी ये बात सही है कि पाकिस्तान के इम्पोर्टरों को इशू है और इसको हमें रेस करना चाहिए, लेकिन कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट ने अच्छी तरह हैंडल किया, हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए। अच्छा, मैं आऊंगी, वो कौन सी चीजें हैं, वो मैं आपसे सवाल पूछूंगी अकील साहब कि वो कौन सी चीजें हैं जो बेहतर की हैं। सनतों की जो सूरत हाल है वो कितनी बेहतर हुई है, सनतकार कितने खुश हैं, आपसे बेहतर ये मुझे कोई और बता नहीं सकता। लेकिन उससे पहले अशिया खुर्दनोश की हम बात कर रहे हैं, हम एक आम आदमी की जो जिसका मसला ही रोटी से हल होता है। अशिया खुर्दनोश की कीमतें कितनी बढ़ गई हैं, क्या सूरत हाल है? हमारे नुमाइंदे कफील अहमद हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। कफील, क्या हैं आप मौजूद, क्या यहाँ पर सूरत हाल है, कितनी महंगाई बढ़ गई है और आवाम क्या कहते हैं? देखिए, महंगाई इस वक्त जो है वो आसमान से बातें कर रही है और अशिया हो या और दीगर चीज़ें हों, प्राइसेस कहीं भी किसी भी तौर पर जो है वो कम होती हुई दिखाई नहीं देती। अब इसी तरह अगर हम बात कर लें, ईद उल अज़हा में जो है वो कुछ दिन रह गए, लेकिन जो सब्जियों की कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। टमाटर जो इस वक्त है वो आम मार्केट के अंदर जो है वो 100 रुपये किलो तक जो है वो जा चुका है। इसके अलावा लहसुन है वो मकामी मार्केट में इस वक्त जो है वो तकरीबन 400 रुपये के हिसाब से। इसी तरह अगर हम खीरे की बात कर लें, भिंडी बहुत महंगी आइटम जो इस वक्त प्राइसेस पर है। इसी तरह जो दीगर आइटम है, प्याज है वो यहाँ 40 रुपये पे दस्तयाब है, आलू है वो 50 रुपये के हिसाब से है। जो दीगर आइटम्स हैं वो खासे जो हैं वो महंगे हो चुके हैं। और इसी तरह अगर चावलों की बात कर लें, आटे की बात कर लें, आटा इस वक्त जो है वो 70 रुपये फ़ी किलो चक्की और फ़ाइन आटा यानी कि 700 रुपये का जो है वो 10 किलो का थैला फ़रोख्त किया जा रहा है। तो ये तमाम सूरत है। ऑयल बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, दूध बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। मतलब आवाम किसी भी तरह जो है वो जो बुनियादी अशियाई खुर्दनोश है उसको ख़रीदने से कासिर है। या तो अगर हम गोश्त की बात कर लें, गोश्त बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, 600 रुपये बगैर हड्डी का गोश्त है। अगर लें तो लोग अब आधा किलो भी नहीं लेते बल्कि पाव के हिसाब से जो है वो चीज़ें ख़रीदते हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनकी जो बाइंग पावर है, क़ुव्वत ख़रीद है, उसमें किस हद तक जो है वो कमी आ चुकी है। और आवाम का सिर्फ एक यही मुतालबा होता है कि बहुत शुक्रिया कफील, आप हमें तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। अतीक मीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अतीक साहब, अभी जो हम बात कर रहे हैं कि जी महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, हुकूमत चीज़ों को देख पा तो रही है, सूरत हाल कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन अभी जो सूरत हाल कोरोना की है, जो कोरोना की सूरत हाल है, लॉकडाउन जिस तरीके से हुआ, आपको क्या लगता है, जो सवाल मैंने आपसे पहले भी उठाया था कि जो ताजर रहनुमा, जो ताजर किरदार अपना अदा कर सकते हैं, क्या वो कर रहे हैं? क्या वो आप लोग बैठ के मिल के कुछ प्राइस के हवाले से आवाम की जो बेचैनी है, आवाम की जो मसाइल हैं, क्या आप लोग उस पर बैठ के बात कर सकते हैं? अपने मसलों पे तो आप लोग बात करते ही करते हैं। मैंने इससे पहले भी एक बात कही थी कि कोई भी दुनिया की कौम बस खुद दुरुस्त रास्ते पर नहीं आती, एक चेक एंड बैलेंस जरूरी है। बस किस्मत ये देखिए, हम जब हुकूमत की बात करते हैं तो हुकूमत कौन है? एक वो जो इख्तिदार में है,
एक वो जो ब्यूरोक्रेसी है, वो जो ब्यूरोक्रेसी है जिसको चेक एंड बैलेंस की जिम्मेदारियां देनी है, वो जैसे कमिश्नर कराची है, वो अशिया खुर्दनोश की मसनूई महंगाई की रोकथाम का जिम्मेदार है। लेकिन मुझे ये बताएं कि जो हाथ खुद गंदे हो चुके हों, क्या उन हाथों से सफाई, क्या ये थानों का जो कल्चर बन चुका, ये अदलिया का कानून का जो कल्चर बन चुका, क्या ये कल्चर किसी भी हुकूमत को कामयाब ये कर सकता है? पॉसिबल नहीं है। मैं अपनी बात करूं, देखें मुझसे लोग सवाल करते हैं और हमें कहते हैं कि आपके ताजिर लूट खसूट करते हैं, आपके ताजिर महंगाई करते हैं। बेशक करते हैं, लेकिन हमें हमारे हाथ में, हमारी जुबान में ये तो है कि हम उन्हें शर्मसार कर सकें, हम उन्हें समझा सकें, लेकिन हम किसी को सजा दे नहीं सकते। हम किसी गलत आदमी की राह में कार्रवाई के सामने नहीं आ सकते और ना कभी आएंगे। मैं अपनी बात करता हूँ, देखिए मैं तो एनजीओ तक खोल दिए, मेरा तो तकरीबन अब केडर्स के लिए हिस्सा 25% है, पीछे 70% मैं लोगों के लिए लड़ता हूँ कि ये जो महंगाई के मारे हुए, मैं देख रहा हूँ कि एक बिल्डिंग में एक शख्स रहता है, वो मेंटेनेंस कर देता है, उसी बिल्डिंग में एक चौकीदार है, उसकी कुल तनख्वाह 10,000 है। तो मैं ये सोच के लर्ज जाता हूँ कि वो क्या करेगा। उसके लिए फिर चोरी भी जायज है, बदयांती भी जायज है, वो क्या करेगा? उसने 4 बच्चे अपने पालने हैं। तो इस लिहाज साहब ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपके दिल में दर्द है गरीब के लिए, लेकिन जब रमज़ान का महीना आता है हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में जहाँ पर मुसलमान दूसरे ममालिक में शायद कम होंगे, लेकिन वहाँ पर तो चीज़ों को सस्ता किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में उल्टा होता है। जब रमज़ान मुबारक का महीना आता है तो चीज़ों की कीमतें इतनी बढ़ा दी जाती हैं कि एक गरीब तो सोच ही नहीं सकता कि वो कभी इफ्तार का एहतमाम करेगा या फिर वो सहर का एहतमाम करेगा। तो इस पर तो आप लोग नहीं सोचते ना कभी? देखिए, कौम A to Z, कोई कम कोई ज्यादा, ये दागदार, इसका किरदार खराब तो हो चुका, इसके अंदर मनफी रुझान तो आ चुका। आपने रमजान की बात की, रमजान में शैतान बंद होता है, लेकिन उसकी तरबियत इतनी पुख्ता हो चुकी कि वो लोग जिन्हें अल्लाह का खौफ होना चाहिए, वो हर उस चीज की फहरिस्त बनाते हैं। ये बात मैंने देखी, और वो शख्स आप हैरत करेंगे कि वो दीनदार आदमी है, उसने उसकी एक लिस्ट मुझे दिखाई कि ये वो चीजें जो रोजेदार इस्तेमाल करता है, तो 2 माह कबल ही इसका जखीरा कर दिया। तो मैंने कहा मैं शैतान से ज्यादा तो लानत तुम पर भेजूं। तो ऐसे लोगों का क्या कीजिए? देखिए मैं समझता हूँ फिर भी इसका एक इलाज तक होगा ना, वो इलाज यही है कि इन्हें सजा दी जाए। वो सजा देने के जो जिम्मेदार हैं, जो चेक एंड बैलेंस के जिम्मेदार हैं, अगर वो गफलत के मर्तकिब होते हैं तो उन्हें भी सजा देनी चाहिए। एक दफा वो फिल्टर तो ठीक करें जो पानी को साफ करता है। इस सब देखें, हुकूमत करप्शन के खिलाफ डंडा लेके खड़ी है, लेकिन करप्ट माफिया की मैं ताकत है। उसकी मिसाल इस तरह, जिस तरह आप एक गदरे पानी को फिल्टर करते हैं, क्या कीचड़ कभी फिल्टर हो सका है? यकीनन वो तो फिल्टर को भी जाम कर देगा, नाकारा कर देगा। इस वक्त इतने ताकतवर लोग ही वो हैं जो इस वक्त जुर्म कर रहे हैं, बाकी जो जुर्म नहीं कर रहे हैं वो नहीं है, वो तो उस जुर्म को बर्दाश्त कर रहे हैं। तो मैं फिर वही बात कहूंगा कि वो खुद भी जालिम है कि जुर्म को बर्दाश्त करते हैं। जो मेरी आवाज है, मेरी जो इस्तकामत है, मेरी जितनी भी इस्तात है, हस्ब मकदूर में बात करता हूँ। आप लोग मुझे मौका देते हैं, आप जैसे चैनल मुझे अहमियत देते हैं, तो मैं बात कहता हूँ। मैं आज भी कहता हूँ कि जो लोग इस पर चुप हैं वो जिम्मेदार हैं। जुल्म का बर्दाश्त करना, ज्यादती का बर्दाश्त करना, नाइंसाफी का बर्दाश्त करना, ये उसका जालिम का साथ देने के मुतरादिफ है। बिल्कुल। इसलिए अब बहुत हो चुका, हमें एक सफ में खड़े होके वो लोग जो पूरे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज तो उठानी होगी, बोलना तो होगा, और हम तो बोलेंगे, हम तो बात भी करेंगे, हम सवाल भी उठाएंगे, हम तनकीद भी करेंगे, और हमें सवाल का जवाब भी चाहिए। पॉइंट आपका आया, बड़ी आपने अच्छी बात की है। मारूफ कारोबारी शख्सियत जफर मोतीवाला साहब हमें जो से बात करते हैं। जफर साहब, ये जो कोरोना की सूरत हाल आई, इसी कोरोना की सूरत हाल में बजट आया, और ज़ाहिर हुकूमत ने जो बजट पेश किया जिसमें GDP मनफी पे चली गई इतने सालों में, और हुकूमत ने यही कहा कि ये बजट जो आया है ये कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र ऐसा आया है। फिर जो महंगाई हुई, जो कारोबारी तबके को नुकसान पहुंचा, जो कारोबार तबाह हो रहा है लोगों का, आप क्या समझते हैं इसका असल जिम्मेदार कोरोना ही है?
देखिए, मैं तो एक और कोरोना की बात करूंगा जो इकोनॉमी में कोरोना वायरस के आने से पहले लग चुका था। अच्छा। देखिए, जैसे ये नई हुकूमत आई तो उसको जो मुश्किलात दी गई हैं वो ऐसी थी कि डॉलर रुपए की पैरिटी को स्टेबल नहीं कर सक रहे थे, हाई इंटरेस्ट रेट मिल गए थे। अच्छा, इकोनॉमी ऑलरेडी स्लो डाउन हो रही थी। हमने जिंदगी में रिसेशन का वर्ड नहीं सुना था कि भाई रिसेशन नहीं आएगा। जो चीजें यानी पेरिशेबल आइटम है, जो कहते हैं ना अनाज और जी, जी। उसमें तो इन्फ्लेशन है, बाकी सब चीजों में कोई खरीदारी नहीं है। लग्जरी आइटमों में कोई प्रोडक्ट ऐसे कि कोई अच्छे कपड़े खरीद रहा हो, ईद की आप शॉपिंग देख लें, ईद पर खरीदने का मैं टीवी पर देख रहा हूँ कि अकील साहब भी साथ बैठे हुए हैं। जी, जी। अब वो जो पहले जानवर खरीदते थे मेरे ख्याल में अब वो वक्त ही नहीं रहा, और जो कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है लोगों की। कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है। और दूसरा जो है, ये बजट जब आया था तो मैं और सिराज कासिम तेली दो ही कह रहे थे कि रिलीफ बजट नहीं है। हाँ, हमें चाहिए था रिलीफ बजट। जी, हम जी। कोई गवर्नमेंट से ये नहीं मांगते थे कि आप हमें बहुत बेनिफिट दो। हम चाह रहे थे कि कैपिटल मार्केट को रिलीफ दें, इंडस्ट्री को रिलीफ दें, अपना टैक्सेशन में रिलीफ दें, लोगों को ऐसी जगहों पर सांस लेने की जगह दे दें। देखिए, दुनिया के हर मुल्क ने बाशिंदों को, अपने सिटीजन्स को सांस लेने की जगह दी कि भाई ठीक है, आपको यहाँ पर मसला है, आप यहाँ पर हम कमी कर रहे हैं, यहाँ पर मसला है, इसमें मसला है, ट्रैफिक में मसला है, पेट्रोल में मसला है, इलेक्ट्रिसिटी में मसला है, खाने पीने की चीजों का मसला है, तो उस पर हम लोग कुछ ना कुछ मेहनत करेंगे। अच्छा। लेकिन वो मेहनत होने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं आया। हाँ। और मैं अभी ये बिल्कुल कहना चाह रहा हूँ कि उसके पीछे क्या वजह हुई? मैं इसी पर आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले हम समझते थे करप्शन पाकिस्तान का बड़ा मसला है, लेकिन करप्शन तो नंबर 2 मसला है। इनकम्पिटेंस जो है वो अभी बड़ा मसला आया हुआ है, जो पूरे मुल्क को, अभी आप देखिए हम पूरे दिन बैठे हुए हैं कराची में कि जैसे ही यहाँ पर बारिश होगी तो पूरा कराची अभी तक तो बचा हुआ है। 2-4 दिन 5-6 दिन पहले जो बारिश हुई थी उसमें तबाही, यानी आप सोचे 15 मिनट की बारिश हुई। जी, जी। और 15 मिनट की बारिश में पूरा शहर जो है वो परेशान, इलेक्ट्रिसिटी में परेशान, खाने पीने की चीजों में परेशान। अभी अगर किसी के यहाँ कोई इलेक्ट्रिसिटी के फ्लक्चुएशन की वजह से कोई प्रोडक्ट खराब हो जाती है, कोई माइक्रोवेव का, तो पूरा सिटी अभी फ्राइडे सैटरडे संडे अभी तक बंद है। और उसका आप रिजल्ट या इफेक्ट देखें कि ये इलेक्ट्रिसिटी के फ्लक्चुएशन में कितने इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब होते हैं, कितनी आपकी चीजें सड़ जाती हैं, कितने लोगों का उसमें जो बैठे हुए हैं ये सब चीजें करने के लिए, या गाड़ियां बनाने के लिए, या बाल काटने के लिए, या वो सब की नौकरियां और वो सब खत्म हुई। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, आतिफ मीर साहब तो काफी जज्बाती होते थे, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए अब वक्त आ गया है कि आप इनको रियलाइज करवाएं कि भाई ये इतना बड़ा शहर है, इसमें इसके जो मसाइल हैं उसको हल करें। आपकी बात से एक सवाल निकल रहा है, मैं आपको अभी यहाँ पे इंटरप्ट तो करना नहीं चाहती, लेकिन जफर साहब, इन 2 सालों में वजीर आजम ने गालिबन 3 या 4 दौरे किए होंगे मुश्किल से कराची के। कितनी बार इन मसाइल का जिक्र आपने वजीर आजम के सामने रखा, और फिर उन्होंने आपको कितनी उम्मीद दिलाई कि वो लोगों के खासतौर पर बड़े कारोबारी शख्सियात के जो मसाइल हैं, जो बड़ा एक रेवेन्यू कराची देता है पूरे मुल्क को, उसको वो हल करेंगे, और फिर उसको हल भी किया उन्होंने? नहीं, वो मसला ये है कि यहाँ पर तू मैं होती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट में और फेडरल गवर्नमेंट। उस तू मैं में हम रोज आपके प्रोग्राम देखते हैं, वो एक तरफ से मुर्तजा आता है, दूसरी तरफ से गिल साहब आते हैं, या फिर चौहान आ जाता है, या कोई और आ जाता है। तो वो ये तू मैं लेकिन मैं तो टीवी शो की बात नहीं कर रही ना, मैं तो आप लोगों की पीएम से मीटिंग की बात कर रही हूँ। मैं चीफ मिनिस्टर की मीटिंग की नहीं, मैं वजीर आजम की मीटिंग की बात कर रहा हूँ कि वो हमें अश्योरेंस तो देते हैं, लेकिन मुझे वो WWE एक रेसलिंग वाले हैं उनकी तरह। अच्छा। आप मुस्कुराए नहीं,
ये बात सच्ची है कि वो WWE की तरह ही लगता है अच्छा। कि ये एक दूसरे से लड़ रहे हैं और मसला कराची के लोगों यानी का, कि जो वफाक और सिंध में कॉन्फ्लिक्ट है उसका नुकसान आप लोगों को भी हो रहा है, राइट? आप यकीन करें, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, जी जी 20% जो जॉबलेस हुए हैं वो तो सिर्फ बिजनेसमैन के जो अच्छे और करीबी स्टाफ Right. होता था ना, वो 20%। पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन। साथ ही रहिएगा हमारे अतीक मिर्जा, बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ आप मौजूद है। कौकब इकबाल साहब में ज्वाइन करें, चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन है, बहुत शुक्रिया कौकब साहब। कंज्यूमर्स के राइट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उसके लिए किस तरीके से आप लोग काम करते हैं, ख़ासतौर पे इस महंगाई में किस तरीके से आप लोग लेकर चलते हैं और क्या पॉलिसी प्लान होता है आप लोगों का? देखिए, हम ये देख रहे होते हैं कि क्या कौन सी ऐसी अशिया हैं, ज़रूरी अशिया जो कि रोज़मर्रा इस्तेमाल की हैं। जैसे दूध की कीमत का अभी बढ़ गई और 94 रुपए का रेट हुआ। हमने उसके लिए आवाम से अपील की कि आप जो है बाइकाट मुहिम हमने 4 दिन 5 दिन की रखी। उसके बाद जो है वेरी नेक्स्ट डे जो हमने ऐलान किया तो कमिश्नर साहब ने जो है वो एक मीटिंग कॉल कर ली कि नहीं जी, हम मीटिंग कॉल करते हैं और उसको देखते हैं, तो आप जो है इसको अभी वो रखें। और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं जी, सरकारी रेट तो हमने रिव्यू कर लिया है, 94 रुपीज ही होगा। मगर मैं रोजाना कमिश्नर साहब को एक लेटर दे देता हूँ, एक मैसेज करता हूँ, उनके व्हाट्सएप नंबर पे करता हूँ, उनको कहता हूँ। उसके बाद उन्होंने परसों भी जो है वो कमिश्नर साहब ने एक अखबार में बड़े जो स्टेटमेंट जारी किए कि हम क्रैक डाउन करेंगे। क्रैक डाउन कहीं पे भी नजर नहीं आया। ये तो हुई दूध की बात। इसी तरह आपने देखा कि यहाँ पे जो है ये क्यों क्रैक डाउन नहीं हो रहा, उसकी भी वजूहत मैं भी आपको बताता हूँ। जी जी। उसकी वजूहत ये है कि 26 रुपए फी लीटर का 70 लाख लीटर पर डे की यहाँ पे कंजम्पशन है। अगर इंटू आप कर लें 26 लाख लीटर, 70 लाख लीटर और 26 आप तकरीब कर ले तो ये महीने का बनता है 5 अरब 80 करोड़ रुपए। अच्छा। जो सारिफिन की जेब से निकल रहा है महीने का। सही। तो क्यों खामोशी है, इसलिए कि इसका हिस्सा कौन कौन किस किस की जेबों में जा रहा होगा। तो हम अपने जो है पूरा जोर लगाते हैं। मगर एडमिनिस्ट्रेशन, मैं ये कहता हूं कि जी एक मेरी इल्तिमास है आपके चैनल के तवज्जुह से कि आप जो है बहुत सारी मिनिस्ट्रीज बनी हुई है। मैंने हर दौर में कहा है फेडरल मिनिस्ट्री में कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन मिनिस्ट्री बनाई जाए, जैसे दूसरे ममालिक में भी है, हमारी नेबर कंट्रीज में भी है, ताकि कंज्यूमर से रिलेटेड जितने भी मसाइल है वहाँ पे हल हो सके। ये नेपरा चले आपका मुतालबा है तो अच्छा, लेकिन ऐसा ना हो फिर इस वजारत में बैठे हुए लोग भी और पैसा खा रहे हो। बहुत शुक्रिया आपका कौकब इकबाल साहब, आपका पॉइंट। अकील करीम बेडी साहब, जो अभी जफर साहब ने बातें की, जो सूरत हाल, जाहिर एक छोटा शख्स परेशान है तो एक बड़ा कारोबारी शख्स कितना परेशान होगा। क्या आपको लगता है कि वाकईतन इसकी सारी जिम्मेदार अगर हुकूमत नहीं है, चले थोड़ी बहुत ही सही, तो बाकी जिम्मेदार फिर कौन है इसका? देखिए, मेरा अपना ये ख्याल है कि जो पॉलिसी बनाई जाती है ना, वो पॉलिसी आगे जब इम्प्लीमेंट होती है तो ये सारे इफेक्ट वहां से आते हैं। हमारे फेडरेशन और हमारी चेंबर्स को भी चाहिए कि इस तरह की पॉलिसी पे काम करें कि जो सबके लिए विन विन हो। हमारी मसाइल ये हैं कि हम आके सिर्फ टेक्सटाइल की बात करते हैं। 70 साल हो गया आपकी टेक्सटाइल ने इस मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। पूरी मिनिस्ट्री फोकस होती है सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट को देखना है और इसके अलावा कुछ, तो उसकी वजह से ये सारे इशू क्रिएट होते हैं। अगर हम एक जनरल पॉलिसी पे काम करें, उसमें फेडरेशन भी शामिल हो, उसमें चैम्बर भी शामिल हो, सिंध गवर्नमेंट हो, वफाक शामिल हो, तो पॉलिसी जो है वो ही सब कुछ करवाती है। अगर हम पॉलिसी के ऊपर काम नहीं करेंगे और रोज आके आंख बंद करके एक बात कह देंगे कि हम आपस में लड़ते रहते हैं, लड़ाई होती है। अपोजिशन और वफाक में हमेशा गवर्नमेंट में झगड़े रहते हैं, लेकिन कुछ इशू ऐसे भी होते हैं जिसके ऊपर लड़ाई नहीं होनी चाहिए। अवाम के वो इशू होते हैं और अवाम के इशू पे सबको एक होने की जरूरत है ना। कि इस वक्त अगर आप ये बात करें कि गुर्बत बढ़ गई है, तो हाँ बिल्कुल बढ़ गई है, लेकिन क्या हम ये ब्लेम इनको दे सकते हैं? ये ब्लेम हम इनको नहीं दे सकते। ये गुर्बत बहुत पहले बढ़ चुकी थी। आपका रोटी का इशू शुरू से चल रहा था, जब ये गवर्नमेंट नहीं आई, जब भी था तो उन्होंने उसको हैंडलिंग की है। जब हैंडलिंग की है तो जाहिर बात है कि आपके इम्पोर्ट की चीजें महंगी हुई है, तो महंगाई उसकी वजह से डेफिनेट होगी।
लेकिन आज हमें उस चीजों के पीछे जाने से बेहतर है कि हमें ये बात करने की जरूरत है कि सप्लाई लाइन बेहतर की जाए। सप्लाई लाइन बेहतर और की अगर जाए। हम इसमें बेहतरी नहीं लाएंगे तो फिर मसले मसाइल होंगे। हम कहेंगे कि नहीं कमिश्नर छापे मारे, डीसी Right. छापे मारे, तो ये जो सप्लाई लाइन बेहतर करने की और पॉलिसी मेकिंग ठीक तरीके से करने की जरूरत है। पॉइंट टेकन, बहुत शुक्रिया जफर मोती साहब आपका भी और अकील करीम रेड्डी साहब आपका भी। पाकिस्तान पीपुल्स सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ज़रा अपोजिशन का भी मौक़िफ़ लेना बहुत ज़रूरी है। नैयर बुखारी साहब, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हमेशा महंगाई पर शोर मचाती है, हुकूमती जो सूरत हाल है उसकी भी निशानदेही करती है, लेकिन कोरोना इससे पहले नहीं आया था। आज कोरोना की सूरत हाल है, महंगाई बढ़ रही है, सनतें बंद पड़ी हैं, लोगों का कारोबार बंद पड़ा है। क्या ऑप्शन है पीपुल्स पार्टी के पास कि अगर पीटीआई ये सही नहीं कर रही तो क्या ठीक करे फिर? हेलो जी नैयर साहब, आपने मेरा सवाल सुना सर? जी जी जी, जी। शुक्रिया। देखें, बुनियादी बात जो है मैं समझता हूँ कि ये इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है। लोगों के पास पैसे तो हैं पॉकेट में, लेकिन कमोडिटीज मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और कमोडिटीज अगर हैं तो वो प्राइसेस हाई हुआ। इस पे हमारी एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, तो ये हमारी फेडरल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी पहले एग्रीकल्चर पे तवज्जो देनी पड़ेगी। आपकी मार्केट में आपकी प्रोडक्शन होगी तो आपको जो लोगों की कुव्वत खरीद है वो बेहतर इसलिए हो सकती है कि उनको चीप चीजें मिलेंगी। लेकिन आपकी जो डिमांड एंड सप्लाई का जो कंसेप्ट है आप उसको ज़हन में जरूर रखें, और गवर्नमेंट को भी देखनी चाहिए। लेकिन इन गवर्नमेंट की बड़ी नाकाम पॉलिसीज हैं कि अभी रिसेंटली आप देखें आटा 70 रुपए किलो पे चला गया। बुनियादी बात आप इसकी ये देखें कि जब ये मई में जब ये फसल हमारी आई नई गंदम की, जी जी, तो उसको जो प्राइस थी वो 13-13.5 रुपए मन थी। तो आटा आपको मैक्सिमम 1500 रुपए मन मिल जाना चाहिए। आज आटा 24 रुपए मन मार्केट में। तो गवर्नमेंट की ये नाकामी है कि ये गंदम हमारी अपनी, और उस गंदम को कीमत को ये मेंटेन नहीं कर पाए। इन्होंने कहा कि जी हम इंपोर्ट करते हैं। जो स्टॉक हमारे पास था और गवर्नमेंट ने जो गंदम एक्सपोर्ट कर दी, तो वो क्राइसिस क्रिएट किया। ये इनकी नाकाम पॉलिसी थी। मैं समझता हूँ कि इनकी विजन नहीं है। अच्छा, इनकी पॉलिटिकल अप्रोच नहीं है, इनकी पॉलिटिकल विजन नहीं है। पॉलिसी में रखा था कि क्या रिक्वायरमेंट है और क्या चीज एक्सपोर्ट करनी है और क्या इंपोर्ट करनी है। राइट। इसलिए ये इनकी इनकम्पिटेंस बड़ी सामने है। ठीक। कि लोग आज जो रोजमर्रा की अशिया है, खाने पीने की अशिया है, इनसे महरूम होते जा रहे हैं। इनकम्पिटेंस, राइटली। बहुत शुक्रिया आपका नैयर बुखारी साहब। इनकम्पिटेंस की बात ये दूसरी बार उसामा की गई। बचपन से हम सुनते आए हैं पाकिस्तान मुल्क है, लेकिन ज़राअत से जिस तरीके से फ़ायदा हमें उठाना चाहिए हमारी हुकूमतें उठा नहीं पाती। क्या वाकई इनकम्पिटेंसी है? मेरा ख्याल है कि फोकस भी नहीं रहा पाकिस्तान में कि छोटे जो ज़राअत है, यानी जिनके पास कम ज़मीन है, उनके लिए कुछ किया जाए। बिजली महंगी से महंगी होती चली गई, जो उनको प्रोडक्ट्स चाहिए होती हैं, चाहे पेस्टिसाइड्स हों, खादें हों, जो भी उनको चाहिए वो महंगे से महंगा होता चला गया। तो वो किस तरह से वो यील्ड दे सकते हैं? ना उनको इस तरह की सहूलतें दी गई कि वो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसको अपना करके थोड़ी सी ज़मीन से भी ज़्यादा यील्ड ले सकें। ना उनको अवेयरनेस दी गई, ना उनको एजुकेट किया गया। जो महकमा ज़राअत है उसने क्या काम आज तक किया? तो हम उस तरफ जा ही नहीं सके। वही पुराने तरीक़ाकार, वही पुराना अंदाज, तो वो कितनी को प्रोडक्शन वो शख्स लेगा और किस तरह से वो किस तरीके से करेगा? सारा मसला ये है कि आपने कभी लोगों को ट्रेन ही नहीं किया इस चीज के लिए। पॉइंट लेकिन सामा वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।